नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट, सुपर टेट की। इन सभी में आपको मिलता है एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट। तो आज का टॉपिक हमारा है अधिगम का मूल्यांकन, अर्थात सीखने का मूल्यांकन। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आगे। आज चैप्टर है हमारा अधिगम का मूल्यांकन। इसके प्रैक्टिस सेट हम लगाने जा रहे हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया? उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, सबसे पहले तो हम जानते इसमें पूछा क्या गया? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? सबसे पहले तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी भी विषय में कमियों, उसकी किसी भी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है। अब इसमें मूल्यांकन भी दो प्रकार का होता है, एक सतत और दूसरा व्यापक। सतत मूल्यांकन होता है निरंतर, सतत मतलब निरंतरता, और व्यापक का मतलब होता है किसी भी छात्र के शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं पे जो है ध्यान देना, उसका आकलन करना। तो इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। पहला दिया है ऑप्शन ए, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ये उद्देश्य होता है। बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, होल्ड करते हैं। छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, ये भी होता है उद्देश्य। और डी कहता है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी उद्देश्य में है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पे, लेकिन अगर कोई उसमें नहीं है उद्देश्य तो कौन सा? बी वाला उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो नहीं के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ए, सी और डी इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि व्यापक का तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी छात्र के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यही दिया हुआ है कि छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? व्यापक का तात्पर्य। बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? अब इसमें भी उद्देश्य पूछ लिया गया है। तो पहला है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। और डी, बोधात्मक, मनोप्रेरक एवं भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है उद्देश्य नहीं है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ए, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। बी, छात्रों के बीच तुलना करना। सी, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। डी, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ए वाला, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया इसमें? असत्य। तो असत्य कौन सा है? ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत एवं आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्माण शामिल है। सी, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? अंकों के रूप में नहीं होता, अंकों को ग्रेडों के रूप में
बताया था अभी। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। डी क्या कहता है, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो इसमें असत्य कौन सा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। केवल ए, केवल बी, केवल सी या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी जो हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण या साधन हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं कौन से? ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं या फिर ये सभी? तो ये सभी होते हैं, मतलब ये युक्ति संगत, विश्वसनीय, तुलनीय सभी होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, वर्ष के अंत में एक बार होता है। बी, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिससे छात्रों को सुविधा होती है। सी, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही है कि पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता किस लिए है, पूछी गई। तो क्योंकि क्यों है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, वर्ष के अंत में एक बार होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, पूछा गया है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो किसका नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसका नहीं किया जाना चाहिए? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति का नहीं करना चाहिए। बाकी विभिन्न विषयों के क्षेत्र कौशल में करना चाहिए, विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता स्तर ये भी करना चाहिए, और छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं वृत्ति इसमें भी करना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसमें भी क्या पूछ लिया, नहीं करना चाहिए। कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या होगा, व्यापक होगा। ठीक है, आप लोग व्यापक कर लीजिएगा कॉमा लगा करके। व्यापक यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन भी करता है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या साक्षात्कार? तो ऐसा काम किसमें करता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो ये होती है जांच सूची विधि। जिस विधि में, जांच सूची विधि में क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को क्या करता है, लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। किसमें? सिर्फ जांच सूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। डैश वह कर रहा है
या कर रही है, तो क्या कर रहा है या फिर कर रही है? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ए, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बी, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी, शिक्षार्थियों के मूल्यों एवं वृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या कहता है कि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, इसीलिए विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर कौन बल देता है? सीखने को किस प्रकार कहा गया है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन इसमें कहा गया है कि किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। तो इसी पर तो बल देता है कि किस तरह से सीखने को मतलब रिकॉर्ड किया जाए और फिर उस चीज़ों को क्या है, उन चीज़ों को सुधारा जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? किसके अतिरिक्त? तो ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सब सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। किसमें शिक्षार्थियों का आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। बी, अवसर लेने हैं तो शिक्षार्थियों के लिए एक सुनिश्चित वातावरण का निर्माण करना। और सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं इसके लिए, मतलब सीखने के रूप में ये डी वाले को छोड़ करके और सभी पर आकलन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश किसके समान है? जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो सीखने के लिए आकलन के समान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? किसके अलावा? तो ऑप्शन नंबर डी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए वह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? यह घटनाओं का सही वर्णन है, और बी, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, या पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? तो किसके द्वारा ये समर्थित, किसको छोड़ करके किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? सी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्ध संरचना का सिद्धांत जो है, इनके अलावा निम्नलिखित के द्वारा क्या किया जाता है? समर्थित किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, एलेट थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? के लिए संबंधों, इसमें क्या होगा? तो सीखने के लिए आकलन
आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? उसके बीच के संबंधों। यहाँ पे होगा सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के। यहाँ सीखने आकलन के बीच में जो ये के लिए है, तो सीखने के लिए यहाँ पे भी एक डैश होएगा। ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। सीखने के लिए आकलन और यहाँ पे होगा संबंधों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंधों की बात कही जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है शिवाय, किसके शिवाय? तो ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं। कौन सा सही? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो हैं वही सीखने के लिए आकलन का ध्यान, निम्नलिखित ध्यान है। इसके सिवाय जो मतलब सीखने के लिए जो आकलन है, इनकी आवश्यकताओं के अलावा और ये विद्यार्थियों की त्रुटियों, अधिगम शैलियों, क्षमताओं, इनके लिए होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। कौन सा तार्किक आधार है? तो सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना ही तार्किक आधार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, निष्पादन केंद्रित। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है परीक्षा केंद्रित, परीक्षा आधारित। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें यहाँ पे बी कर लीजिए, सी की जगह बी और बी की जगह सी हो गया है। ठीक है, ये बी है और ये सी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, परीक्षा केंद्रित। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित जो आकलन है होता है आधारित किस पर? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये जो है इसी के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 में अगले क्वेश्चन पे, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, पिकनिक पे ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? तो इसमें किसके लिए? सीखने के लिए ही आकलन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, ये नहीं, सीखने के लिए आकलन। ठीक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पूछा गया है, नहीं है विशेषता। तो कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है, ये नहीं है। और है कौन सी विशेषता? तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ठीक, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित करते हैं, ये भी सही। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? डी वाला, डी वाला इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते कि वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद यानी बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन नहीं कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? ए, वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए, बी एवं सी, ए और सी, डी कहता है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, वे क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं और वे कैसे सीखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये सभी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के बारे में जो ये जानने का अवसर है, ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।